अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर इस चैप्टर की थ्योरी को हमने ख़त्म किया था और आज से इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले वही फार्मूले जो हम लोग लिख लेते हैं, तो फार्मूलों को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टार्ट होंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है जो तकरीबन सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा वो मिरर फार्मूला है, जो पिछली वीडियो के अंदर हमने ड्राइव किया था। और वो कौन सा है कि 1/f जो है वो इक्वल होता है आपके पास 1/p प्लस का 1/q। तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ये रिलेशन होता है। फोकल लेंथ जिसे f से डिनोट करते हैं, p जो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और Q जो है वो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है कि ये पोल ऑफ द मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म हुई है। तो एक फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर जो हमने मैग्नीफिकेशन का टॉपिक डिस्कस किया था, कवर किया था, उसके अंदर जो दो फार्मूले पड़े थे मैग्नीफिकेशन के वो भी इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पड़ा था वो क्या था कि हाइट ऑफ द इमेज यानी कि साइज़ ऑफ द इमेज भी बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्नीफिकेशन रेशो होता है हमारे पास साइज़ ऑफ द इमेज का विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का ही एक और फार्मूला भी हमने पढ़ा था जो कि Q/P के भी इक्वल होता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी। इसके अलावा साइन कन्वेंशन भी होती है जो कि वर्चुअल और आपके पास रियल चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल जितनी भी चीज़ें आपके पास होंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, उसको हम लोग नेगेटिव का साइन देंगे, यानी कि उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, चाहे उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन के अंदर लगा के दिया हो या ना दिया हो। अगर आपको वर्चुअल इमेज कहीं पे दी भी है तो वो हमेशा नेगेटिव के अंदर आएगी, आप लोग खुद जो है ये वाला साइन लगाओगे। इसके अलावा रियल के साथ जो पॉजिटिव लगेगा, रियल ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, इसके साथ पॉजिटिव का साइन हम लोग लगाएंगे। ये साइन कन्वेंशन है। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पे जो है वो नोट करना ज़रूरी है, दिमाग में होनी चाहिए आपकी, कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है वो आपके पास नेगेटिव आती है। ये चीज़ भी जो आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आगे एक प्रॉब्लम के अंदर शायद ये इस्तेमाल हो रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव के अंदर होती है, ये भी साइन कन्वेंशन के अंदर ही आता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को, जो कि 13.1 है। और इसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है इज़ प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है और इससे 30 सेंटीमीटर तक उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके पास इस पॉइंट से, जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, से लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस है P, वो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो ये आपको P की वैल्यू दी हुई है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। और ये भी बता दिया है कि जो मिरर है वो आपके पास कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ तक आएगी शायद फोकल लेंथ इसकी, यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपके पास कितनी दी हुई है, स्मॉल f 5 सेंटीमीटर। और बोलें कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, अगर ये जो h0 है, हाइट जो है इसकी, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। जो इमेज रिफ्लेक्शन के बाद इस कॉनकेव मिरर से फॉर्म होगी, किसी भी पोजीशन के ऊपर फॉर्म हो, आप उसकी पोजीशन बताओ कि उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि कितने डिस्टेंस के ऊपर इस कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होगी, और साथ ही साथ साइज़ भी बताओ कि जो इमेज फॉर्म होगी इसके मुकाबले में उसका साइज़ कितना होगा। तो अगर डाटा यहाँ पे बनाएं तो डाटा के अंदर उन्होंने हमें P की वैल्यू दी हुई है जो कि 30 सेंटीमीटर है। इसके अलावा h0 की वैल्यू दी हुई है जो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा फोकल लेंथ दी हुई है इसी मिरर की जो कि 5 सेंटीमीटर है। पूछा क्या क्या जा रहा है आपसे, ये आपको गिवन है, और पूछा क्या क्या जा रहा है, यानी कि फाइंड क्या क्या करना है आपने। फाइंड आपने करना है एक Q
यानी कि इमेज का डिस्टेंस या फिर इमेज की पोजीशन कॉनकेव मिरर से, और साथ ही साथ HI यानी कि हाइट ऑफ द इमेज या फिर साइज़ ऑफ द इमेज। तो ये आपके पास कंप्लीट डाटा है। और अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो Q सबसे पहले निकाल लेते हैं। Q आसानी से निकल आएगा। P और F आपके पास दिया हुआ है। Q की वैल्यू जो है वो निकल आएगी इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो 1/F सबसे पहले रेफरेंस दो कि 1/F जो होता है वो इक्वल होता है 1/P प्लस का 1/Q के। इसके अंदर आएगा 1/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 30 और प्लस का 1/Q। ये इज इक्वल टू का साइन कॉस करके यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/30 इज इक्वल्स टू 1/Q। इन दोनों का एलसीएम लो। कैसे लेते हैं एलसीएम के? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो 5 जब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 150। 150 नीचे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो यानी कि इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 30, बीच में माइनस का साइन। 5 जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 5। यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा हमने। ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये अभी एक तरीका है फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने का। बजाय इसके कि आप एलसीएम लो, क्या करते हैं हम लोग कि नीचे वाली दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, बीच में जो साइन है वो यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे, और इसके अलावा जो यहाँ पे 1/Q वो एज इट इज़ रहेगा। तो 30 में से 5 माइनस होंगे तो 25 अपॉन में आपके पास 150 इज इक्वल्स टू 1/Q। हमें 1/Q की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ Q की चाहिए, तो ये भी पलट जाएगा। 150 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू Q। और फाइनली इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 25। तो आंसर जो आ रहा है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है। उसका मतलब जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो 6 सेंटीमीटर के ऊपर फॉर्म होगी इस कॉनकेव मिरर से। अब अगर इसका साइज़ बताना है आपने कि जो हमारे पास हाइट है इस इमेज की वो कितनी है, तो वो कैसे हम लोग बताएंगे? इस मैग्नीफिकेशन के दोनों फॉर्मूले जो वो यूज़ होंगे। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन को निकालने के लिए कि मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितनी आ रही है। मैग्नीफिकेशन को निकालने के लिए कि मैग्नीफिकेशन कितनी आ रही है, और मैग्नीफिकेशन जब आ जाएगी तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए, क्योंकि दोनों फार्मूले हमारे पास मैग्नीफिकेशन के हैं, तो क्या हम मैग्नीफिकेशन यूँ निकाल सकते हैं कि Q/P। Q भी पता है, P भी पता है, तो इसके अंदर डाल दो। Q की वैल्यू आई है आपके पास 6 और P जो है वो आपके पास था 30। तो 6 डिवाइडेड बाई 30, 6 डिवाइडेड बाई 30 आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 0.2। यानी कि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो 0.2 आ रही है। और 0.2 का मतलब क्या कि जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है। तो पिछली वीडियो के अंदर जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू छोटी हुई 1 से, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो लाजमी तौर पे आपके पास जो हाइट आनी चाहिए इमेज की वो इसकी हाइट से कम आएगी। ये हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू देख के बता दिया। अब अगर प्रॉपर एक वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू पता करें कि जो इमेज फॉर्म हुई है इसकी हाइट कितनी होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो उसे निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि मैग्नीफिकेशन जो होती है वो HI/H0 की इक्वल होती है। मैग्नीफिकेशन की भी वैल्यू है हमारे पास, H0 की भी वैल्यू है, HI की वैल्यू जो इसके अंदर इन दोनों की पुट करने से आ जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन 0.2 इज इक्वल्स टू HI, और जो H0 है वो आपके पास 5 है। 5 जब जाके 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास HI की वैल्यू आ जाएगी। तो HI की क्या वैल्यू आ रही है? 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 1, और साथ में सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि जो आपके पास इमेज फॉर्म हो रही है वो 1 सेंटीमीटर की फॉर्म होगी। जो हाइट थी, ये जो साइज़ था आपके पास ऑब्जेक्ट का वो 5 सेंटीमीटर था, जबकि जो इमेज फॉर्म हुई इस 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की वो 1 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि जो आपके पास ये इमेज है ये स्मॉलर है। इमेज इज़ स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम नेचर भी बता सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन हमने देखे
कि जो आपके पास रियल इमेज होती है, चाहे रियल इमेज हो चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो, हमेशा उसकी जो साइन आएगा उसके साथ वो पॉजिटिव का आएगा। अगर नेगेटिव का आएगा तो वो वर्चुअल होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो आपके पास क्यू आ रहा है, इसका डिस्टेंस पॉजिटिव के अंदर है, तो इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगी वो भी वो यहाँ पे क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग इनकी वैल्यूज़ देख के बता सकते हैं अगर कहीं आगे सवाल में। वैसे यहाँ पे तो पूछी भी नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ तक आप जो है वो निकाल के बताओ बस। ये जो नीचे दो चीज़ें हमने बताई हैं एडिशनल है, यानी कि ये हम लोगों ने वैसे ही समझने के लिए उनको जो यहाँ पे बताई हैं कि इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि क्यू की जो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव के अंदर आ रही है, और क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो छोटी है, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो ये छोटी हमारे पास इमेज फॉर्म होगी। तो ये था हमारे पास पहला प्रॉब्लम जो कि 13.1 था। इसी तरह फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि 13.2 है, और देखते हैं उसको कि वो हमें क्या बता रहा है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13.2 है, और इसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हमने रखा हुआ है एक स्फेरिकल मिरर से। ये स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो स्फेरिकल मिरर है, हमें नहीं पता कौन सा है, और इतने फासले के ऊपर जो है वो आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है 10 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर, और बोल रहे हैं कि इसकी हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रेज एक्सटेंड करने पे कहीं पे वर्चुअल पॉइंट के ऊपर जाके ये मीटअप करेंगी, और इसकी इमेज जो है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हो रही है जो कि 5 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये आपके पास P हो गया, ये आपके पास Q हो गया। फाइंड द फोकल लेंथ, इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ निकाल के बताओ कि फोकल लेंथ कितनी होगी, एंड द नेचर ऑफ द मिरर, और ये भी बताओ कि ये जो मिरर है ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, इसको हम लोग नेचर बोलते हैं। तो बताओ कि कॉनकेव मिरर है ये वाला या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करता है, जबकि जो कॉनकेव मिरर है वो एक ही केस के अंदर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि दोनों मिरर आपके पास वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो फिर तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी पहचानने के लिए, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव में आ गई तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर पॉजिटिव में आ गई तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है ये कॉनकेव है। तो सबसे पहले अगर डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर उन्होंने हमें दो चीज़ें दी हुई है, एक P की वैल्यू जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और Q की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और चूँकि इन्होंने बताया कि ये जो आपके पास इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा नेगेटिव का साइन लगता है, और ये हम लोगों ने खुद लगाना है। जो साइन कन्वेंशन है ये हम लोग खुद करेंगे, प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने लगा के नहीं दिया होगा। उन्होंने बता दिया कि वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब यही है कि इसके साथ नेगेटिव लगेगा, और वो आप लोगों ने खुद लगाना है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड क्या करना है आपने कि फोकल लेंथ कितनी है इस स्फेरिकल मिरर की, जो भी है ये पहले पार्ट के अंदर, और दूसरा पार्ट आप ये बताओ कि इसकी नेचर क्या है। तो नेचर हम लोग कैसे बताएंगे, यानी कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये बताना है नेचर के अंदर। नेचर हम लोग कैसे बताएंगे, अगर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब कि जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर रेफरेंस दे हम लोग फार्मूले का कि 1/f जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1/p प्लस का 1/q के, तो 1/f हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि f कैलकुलेट करना है। p की जगह पे आप डाल दो 10 और प्लस का, q की जगह पे आप डाल दो माइनस का 5। ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस और अपॉन में 5। अब दोबारा से इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा 50। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, बीच में माइनस का साइन, और 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। इसके बाद 5 में से जब 10 माइनस होंगे, यानी कि 5 माइनस का 10, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 5। ये माइनस लगाना लाजमी है क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पे वो आपके पास 10 है और इसके साथ माइनस है, यानी कि 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है और 10 का लॉस हुआ है।
अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि आपके साथ क्या हुआ, तो आप ये बोलोगे कि मुझे ओवरऑल 5 का लॉस हुआ है, क्योंकि 5 रुपये का प्रॉफिट था और 10 रुपये का जो था आपके पास लॉस था। उसका मतलब कि ओवरऑल जो है वो आपको नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो ये माइनस नहीं लगाओगे तो लॉस जो है वो आपके पास प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ये माइनस का साइन लगाना जो लाजमी है। तो यहाँ पे माइनस का साइन और नीचे जो है आपके पास 50, 5 1 ज़र 5 और नीचे जो आपके पास क्या आता है 10। तो 1/f जो है वो आपके पास इक्वल आ रहा है माइनस का 1/10 के। और हमें सिर्फ f की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली साइड भी पलटेगी, वो वाली साइड भी पलटेगी, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। और ये आपके पास पहला वाला जो था वो आंसर था, यानी कि पहली वाली चीज़ चल रही। और दूसरी चीज़ के अंदर आपको नेचर बतानी है, तो नेचर हमें पता लग गई कि क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो नेगेटिव के अंदर आ गई। अगर पॉजिटिव के अंदर होती तो ये कॉनकेव मिरर होता, अब नेगेटिव में आई है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 13.2। इसी तरह फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि 13.3 है, और देखते हैं उसको क्यों क्या है जी। तो ये हमारे पास 13.3 है और ये भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। बोल रहे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है एक कॉनकेव मिरर के। तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि यहाँ से हमारे पास कितने डिस्टेंस के ऊपर है 20 सेंटीमीटर के ऊपर, जो कि p की वैल्यू है। और बोल रहे कि जो इसका फोकल लेंथ है फ्रॉम द मिरर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। आपने नेचर भी बतानी है जो इमेज फॉर्म होगी, और साथ ही साथ पोजीशन भी बतानी है, यानी कि क्यू की वैल्यू बतानी है इमेज की जो फॉर्म होगी। अगर जो फोकल लेंथ की वैल्यू वो आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल f जो है वो आपके पास अगर 15 सेंटीमीटर का हो, और जो ऑब्जेक्ट है इससे हम लोग 20 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर रखें, तो आप बताओ कि जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पे फॉर्म होगी, यानी कि डिस्टेंस बताओ इस कॉनकेव मिरर से, और साथ ही साथ उसकी नेचर भी बताओ कि वो जो इमेज होगी वो आपके पास वर्चुअल होगी या फिर रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो डाटा बनाते हैं इसका, ये भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दी हुई है जो कि 15 सेंटीमीटर है। निकालना आपने क्या है, आपने फाइंड करना है क्यू की वैल्यू, और साथ ही साथ क्यू की वैल्यू के साथ जो आपने नेचर बतानी है कि जो क्यू आया है इसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला वही हमारे पास एक है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो और क्यू की वैल्यू निकाल लो। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्म हुई होगी वो आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो 1/f की जगह पे आपके पास आएगा 15, और 1/p की जगह पे जो आपके पास आएगा 20 आएगा, प्लस का 1/q। 20 वाला ये वाला फ्रैक्शन इधर जाएगा तो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 इज इक्वल्स टू 1/q। और जब इन फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो 15 को मल्टीप्लाई करवाओ 20 से, 15 मल्टीप्लाइड बाय 20, जो आंसर आ रहा है वो 300 आ रहा है। नीचे 300 इज इक्वल्स टू 1/q, और ऊपर जो आपके पास 20 माइनस का 15, तो मतलब ऊपर 5 आएगा और नीचे आएगा आपके पास 300 इज इक्वल्स टू 1/q। 300 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1/q, और आपके इज इक्वल्स टू q, क्योंकि हमने पलट दिया, इसको पलटा तो वो भी पलट जाएगा। तो फाइनली q की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 60 और साथ में सेंटीमीटर। और जो हमारे पास इसकी नेचर होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव के अंदर आई है तो इसका मतलब कि जो इसकी नेचर है ये 1 था, और 2 के अंदर जो नेचर है इसकी वो आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13.3। फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि 13.4 है, और कोशिश करते हैं कि आज ही इसके न्यूमेरिकल जो वो ख़त्म कर लें, और फिर अगली वीडियो से नया चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करें जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है जी। तो ये हमारे पास चौथा प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 का, और ये बिल्कुल सेम है पहले वाले प्रॉब्लम की, जिस तरह से पहले वाले को हमने सॉल्व किया था। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बताया हुआ है कॉनकेव मिरर से, जो कि कितना है 24.0 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास p की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है।
इसके अलावा बोल रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है इस मिरर की वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ कि जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी वो कितने डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगी, यानी कि आप Q की वैल्यू निकाल के बताओ। P की वैल्यू दी हुई है 24.0 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप निकाल के बताओ Q की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ दी इमेज, और साथ ही साथ साइज़ भी। साइज़ किससे हम लोग शो करते हैं, HI से, तो साइज़ भी आपने निकाल के बताना है। इफ़ H0 इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है आपके पास ऑब्जेक्ट की वो 12 सेंटीमीटर, ये भी आपको इन्होंने प्रॉब्लम के अंदर बताया है। तो वही सबसे पहले वाला जो प्रॉब्लम था वही सारे के सारा वही बन गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू निकालने के बाद मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से इस वाले से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर ये वाला फार्मूला लगा के HI की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि इसका फार्मूला लगाना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। f की जो वैल्यू 1/6 इज इक्वल्स टू आपके पास p की जो वैल्यू वो आपके पास 24.0 प्लस का 1/q। q की वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1/6 और माइनस का 1/24.0 इज इक्वल्स टू आपके पास 1/q। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 24.0 आपके पास क्या आंसर आएगा, 24.0144, नीचे 144 आ गया और ये ऊपर गया तो 24.0 माइनस का 6 इक्वल्स टू 1/q। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, जो आंसर आया यहाँ लिखा, 24.0 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर जो आया वो यहाँ लिखा, बीच में माइनस का साइन, 6 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से, जो आया उसको नीचे यहाँ पे लिख दिया। तो 24.0 में से आप 6 को माइनस करोगे तो आपके पास 18 आंसर आएगा, और नीचे जो आपके पास 144 है इक्वल्स टू 1/q। और अगर q की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी पलट दो, यानी कि दोनों चीज़ों को पलटोगे तो ऊपर 144 आ जाएगा और नीचे आपके पास 18 आ जाएगा। तो 144 डिवाइडेड बाय 18 आपके पास जो q की वैल्यू आ रही है वो 8 सेंटीमीटर आ रही है। q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि 8 सेंटीमीटर है। अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो निकालें तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से क्या आएगी, Q/P। Q की जो वैल्यू आई है वो 8 आई है, और नीचे जो आपके पास P की वैल्यू वो 24.0 है। तो 8 डिवाइडेड बाय 24.0, तो जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 0.3333। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हम ये बताते हैं कि जो आपके पास इमेज फॉर्म हुई है वो छोटी होगी, वो स्मॉल इन साइज़ होगी। तो आइए हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और निकाल के भी देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन की दूसरे फार्मूले से, जो कि किसके इक्वल है, आपके पास HI/H0 के। यहाँ पे 0.3333 जो है वो पुट करो, HI जो है आपने निकालना है और H0 की जगह पे आप डालोगे 12। ये 12 जब आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.3333 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो HI की वैल्यू होगी, यानी कि साइज़ ऑफ दी इमेज या फिर हाइट ऑफ दी इमेज। इसको मल्टीप्लाई करवाओ 12 से, तो जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 4 और साथ में सेंटीमीटर। और ये अगर हम लोग देखें तो जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा था, 12 सेंटीमीटर का था, और जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है कितने डिस्टेंस के ऊपर, ये 24.0 है, तो 8 यानी कि कुछ इस पॉइंट के ऊपर, 6 के बाद कुछ इस पॉइंट के ऊपर जो इमेज फॉर्म होगी, और ये छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास चौथा प्रॉब्लम था। इसी तरह फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि 13.5 है, और देखते हैं उसको कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13.5 है, और इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। एक आपके पास कॉनकेव मिरर है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और बोल रहे हैं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस, कि इसकी जो रियल इमेज इस कॉनकेव मिरर से फॉर्म हो वो मैग्नीफाइड हो जाए 2 गुना, यानी कि ट्वाइस दी ऑब्जेक्ट हो जाए हमारे पास। जितना ऑब्जेक्ट है फ़र्ज़ करो कि 2 सेंटीमीटर का है, तो जो इमेज बननी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर की बननी चाहिए, यानी कि उसके डबल हो जाए वो। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट
कितने फासले के ऊपर रखें, कितना दूर रखें इस मिरर के, यानी कि पी की वैल्यू बतानी है आपने। तो डाटा के अंदर अगर हम लोग लिखें तो उन्होंने जो चीज़ हमसे पूछी हुई है, सबसे पहले तो फोकल लेंथ दी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद उन्होंने फाइंड करने को क्या बोला है कि आप फाइंड करके बताओ कि पोजीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें या फिर कहाँ पे रखें हम इस कॉन्केव मिरर से कि जो आपके पास रियल इमेज फॉर्म हो वो मैग्नीफाइड हो जाए 2 टाइम्स, यानी कि ट्वाइस हो जाए वो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2, पी की वैल्यू हमने बतानी है और एफ़ की जो वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमारे पास फार्मूला है वो सिर्फ ये वाला है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। इस फार्मूले के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें गिवन हो तो तीसरी की वैल्यू जो हम लोग निकाल सकते हैं। और इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जितने भी वेरिएबल है, एक अगर अननोन है तो एक की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन बाकी सारों की वैल्यू आपके पास मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डाटा के अंदर गौर करें तो हमें सिर्फ एफ़ की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है और हमें किसकी वैल्यू एक मज़ीद चाहिए होगी, क्यू की, क्योंकि 2 चीज़ों की वैल्यू जब हमें पता होगी तो तीसरी की बता सकेंगे। एफ़ की पता है, पी की तब बता सकेंगे जब पी क्यू की वैल्यू हमें पता होगी। पी की वैल्यू तब निकाल सकेंगे कि जब हमारे पास क्यू की वैल्यू होगी। तो पहला स्टेप जो हमारे पास क्यू की वैल्यू फाइंड करने का है, और क्यू की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी, इस वाले हमारे पास इन्फॉर्मेशन से या फिर इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल होती है आपके पास Q/P के। जो वैल्यू दी हुई है मैग्नीफिकेशन की यहाँ पे वो आपको 2 दी हुई है, तो 2 इज इक्वल टू Q/P। P यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2P जो है वो इक्वल आएगा आपके पास Q के, यानी कि Q की जो वैल्यू है वो 2P है। अब इसकी वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले F की वैल्यू पुट करो जो कि 10 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 1/P की वैल्यू हमने निकालनी है प्लस का 1/2P, और Q की वैल्यू थी जो हमने वो इसके अंदर पुट कर दी। अब इक्वेशन कैसे बन गई, या फिर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया, Q को हमने रिप्लेस करवा दिया, P सिर्फ P एक वेरिएबल बचा है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि P की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम लेंगे या फिर इस फ्रैक्शन को जो सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या हो जाएगा 2P²। जब ये P 2P से मल्टीप्लाई होगा तो 2P² बन जाएगा। ये 2P 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2P, बीच में प्लस का साइन, और ये P 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो P आएगा। 1/10 इज इक्वल्स टू 2P प्लस का P आपके पास 3P बन जाएंगे, और अपॉन में 2P²। इस एक P से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1/10 जो है वो आपके पास इक्वल आ रहा है 3/2 और साथ में P, यानी कि 3/2P के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो ये 2P 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2P ही रह जाएगा, और ये 10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। P की फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आएगी इस 2 को वहाँ ले जाके डिवाइड करवा दो तो P इज इक्वल्स टू 30/2, 2 1 ज़ा 2, और आपके पास जो वैल्यू आ रही है 15 आ रही है, तो मतलब P की जो वैल्यू आपके पास 15 सेंटीमीटर है। तो इसका जो जवाब है कि हम कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से, कि जिस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो वो डबल हो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो वो जो डिस्टेंस आपके पास 15 सेंटीमीटर है। यानी कि इस वाले कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आप अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डबल हो जाएगी। उसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि वो डबल हो जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13.5। फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13.6 है, और ये भी पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर हमें और सीखना पड़ेगा, और वो क्या है कि जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ जो वो कर रहे थे तो उसके अंदर ये देखा था कि हमारे पास अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, और अगर यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो फोकस होगा वो इनका मिड पॉइंट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस है उसको आधा कर दो तो आपके पास फोकस होता है। फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हमने क्या बोला था कि ये आपके पास फोकल लेंथ होती है, और सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है।
तो फ़र्ज़ करो कि अगर यहाँ से सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है, जो हमने शुरू में बताया भी था कि आप खुद अगर बनाओ इस कॉनकेव मिरर की इमेजेस को, तो क्या करो कि स्केल लो और यहाँ से जो है वो यहाँ पे आप उस कंपास का नोकीला वाला एंड रखो और यहाँ से जो आर्क लगाओ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास रेडियस है इस कॉनकेव मिरर का। अगर ये फ़र्ज़ करो कि 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी? ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी लाजमी, यानी कि इसका हाफ। इसका मतलब कि फोकल लेंथ जो होती है आपके पास, फोकल लेंथ जो होती है वो आर का हाफ होती है। आर को हाफ कर दो, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू आपके पास उसको हाफ कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो फोकल लेंथ आती है। क्योंकि फोकस जो होता है वो आपके पास मिड पॉइंट होता है, सेंटर से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ होगा पूरे के पूरे डिस्टेंस के यहाँ से जितना भी है। ये चीज़ भी यहाँ पे लिख लो कि फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है वो आपके पास r/2 के इक्वल होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कॉनकेव मिरर का 40 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट अगर डाटा बनाए तो डाटा के अंदर उन्होंने बोला हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, और इससे हम लोग फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू कैसे आएगी? 40 डिवाइडेड बाई 2, तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ एक कॉनकेव मिरर का जो कि 20 सेंटीमीटर है, जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करके जो निकाला है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। वही पिछले वाला सवाल कि कहाँ पे हम जो वो किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, रखें, यानी कि पी की वैल्यू बताओ कि जिसकी वजह से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाए। इसके अंदर 2 की जगह, ट्वाइस की जगह उन्होंने 4 टाइम्स ये दिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, और पिछले वाले की तरह ही सॉल्व होगा पूरे का पूरा। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या, ये वाला फार्मूला जो कि आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q के इक्वल है। इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से आप सबसे पहले q की वैल्यू निकालोगे, m इज इक्वल टू 4, और आपके पास m की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखें तो क्या है, q/p। m की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे पुट करो, और q/p यहाँ से आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। q की वैल्यू कितनी आएगी? 4p, और इस 4p को जो आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास जो है वो फाइनली p की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/f यानी कि 1/20 इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q की जगह पे 4p। इन दोनों को आप सॉल्व करो, फ्रैक्शन है। कैसे सॉल्व करोगी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आएगा 4p², ऊपर आएगा आपके पास 4p और प्लस का p। 1/20 इज इक्वल्स टू 4p और p ऐड होंगे तो आपके पास 5p आ जाएगा, और नीचे आपके पास 4p² है, तो ये p से स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद आपके पास 1/20 इज इक्वल्स टू 5/4p हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो 4p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4p, और 20 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। p की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 100 डिवाइडेड बाई 4, और p की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? 25 सेंटीमीटर। 100 को जब डिवाइड करवाओगे 4 से तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 25 आएगा। तो p की जो वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर हो जिसकी फोकल लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर की हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की हो, तो इससे आप 25 सेंटीमीटर तक एक ऑब्जेक्ट को रखो। इस पोल से आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखो, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो आपके पास 4 गुना बड़ी आएगी। जितना भी इसका साइज़ होगा इसके मुकाबले में 4 गुना बड़ी मैग्नीफाइड इमेज जो आपको मिलेगी। तो ये हमारे पास 13.6 था। इसी तरह फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो 13.7 है, और देखते हैं उसको कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास 13.7 है, और इसके अंदर उन्होंने हमें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर है, और बोल रहे हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे क्योंकि वो हमारे काम की होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपके पास जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी वो 20 डिवाइडेड बाय 2 करके आएगी। तो 20 डिवाइड बाय 2 आपके पास क्या आंसर आएगा? 10।
10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 का आधा, तो वो 10 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की इतनी दी हुई है जो कि हमारे पास कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है 20 सेंटीमीटर, और बोल रहे हैं कि आप फाइंड करके बताओ पोजीशन को और नेचर ऑफ द इमेज को अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो वो 20 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर पड़ा हुआ है इस कॉन्वेक्स मिरर से, यानी कि ये P की वैल्यू है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो कि आपके पास 20 सेंटीमीटर है। P की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है Q की वैल्यू पहले वाले पार्ट के अंदर, और साथ ही साथ इसकी नेचर भी बतानी है कि जो ये आपके पास इमेज आई है इसकी नेचर क्या होगी। तो वो तो देखने से भी आप बता सकते हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म करता है। लाजमी तौर पे इसकी जो हमारे पास Q आएगी, Q की वैल्यू आएगी वो आपके पास नेगेटिव के अंदर होगी, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है। और साथ ही साथ जो कॉन्वेक्स मिरर का हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव के अंदर होती है, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव के अंदर लगानी पड़ेगी हमें खुद से। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ आप नेगेटिव में डालोगे। और जो इसकी इमेज आएगी, फिर इमेज की इस Q की वैल्यू देख के जो आप बता देना कि जो इमेज आ रही है वो वर्चुअल है या रियल। अगर पॉजिटिव में आई तो रियल, जो कि होगा नहीं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास और ये वर्चुअल इमेजेस ही बनाता है। तो माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, तो देखते हैं माइनस में आती है या फिर नहीं आती। सबसे पहले तो पोजीशन बताएंगे Q की और उसके साथ जो भी साइन वो हम बता देंगे कि वर्चुअल है या फिर रियल है, और आएगी जो है वो हमारे पास वर्चुअली आएगी क्योंकि हमें पता है। फार्मूला हमारे पास क्या है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। f की जो वैल्यू आपके पास माइनस का 10 है, p की जो वैल्यू आपके पास 20 है और साथ में प्लस का 1/q। ये इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो माइनस का आपके पास 1/10 और माइनस का आपके पास 1/20 इज इक्वल्स टू 1/q। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 200, और यहाँ पे आपके पास 20 माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, माइनस का आपके पास जो है वो 10, ये साइन जो हमने ऐसे एज इट इज़ रखे। ये 10 जो है ये 20 1 से मल्टीप्लाई हो तो 20, 10 1 से मल्टीप्लाई हो तो 10 इक्वल्स टू 1/q। ये दोनों आपके पास जब आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 और माइनस का 10 आपके पास माइनस के 30 के इक्वल होते हैं, और नीचे जो आपके पास कितना है 200 इज इक्वल्स टू 1/q। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए तो इसको भी पलटो और इसको भी पलटो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 200 और डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, और 20 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 6.666 और आगे तक जा रहा है और साथ में माइनस का साइन। तो एक पार्ट जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया और दूसरे पार्ट के अंदर आप इसकी नेचर बताओगे, और नेचर क्या है कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये आपने कैसे बताया कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, और माइनस का साइन हमेशा वर्चुअल इमेजेस के साथ आता है, बिकॉज Q इज़ इन नेगेटिव, क्योंकि Q जो है वो आपके पास नेगेटिव के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। और ये बात हमने पहले भी बताई थी क्योंकि उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर बता दिया था। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म करता है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13.7, और आखिरी प्रॉब्लम रह गया इस चैप्टर का, वो भी यहीं पे जो ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है जी। तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, और इसके अंदर उन्होंने 3 पार्ट्स बना के दिए हुए। सबसे पहले तो बोला हुआ कि हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अगर बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग रखें इससे 60 सेंटीमीटर के ऊपर, फिर 20 सेंटीमीटर के ऊपर, फिर 5 सेंटीमीटर के ऊपर, तो बताओ कि जो हमारे पास इमेजेस फॉर्म होंगी हर केस के अंदर वो कहाँ कहाँ फॉर्म होंगी। तो 3 पार्ट से तीनों को हम लोग जो है वो एक साथ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक को इस वाले के अंदर, एक को इस वाले के अंदर और एक को इस वाले के अंदर। फोकल लेंथ तीनों के अंदर जो है वो एक ही मिरर है आपके पास जो कि 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी वही वाला मिरर है 10 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पे भी वही 10 सेंटीमीटर वाला मिरर है। पोजीशन सब के अंदर चेंज हो रही है। P की यानी कि ऑब्जेक्ट की इसके अंदर 60 सेंटीमीटर के ऊपर है, इसके अंदर जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर के ऊपर है, और इसके अंदर जो आपके पास डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि हर एक केस के अंदर डिस्टेंस निकाल के बताओ इमेज का
कि मिरर से कितना दूर आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी। इसके अंदर भी क्यू निकाल के बताना है, इसके अंदर भी क्यू निकाल के बताना है, और इसके अंदर भी क्यू निकाल के आपको बताना है। फार्मूला एक ही है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q, और यहाँ पे भी वही 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q, यहाँ पे भी 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास क्या यहाँ पे पुट होगा 1/10 माइनस का, जब ये 1/p इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1/60 इज इक्वल्स टू 1/q। इसके बाद ये भी 1/p जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/10 माइनस का 1/, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 20 है तो 20 और 1/q। यहाँ पे 1/10 माइनस का 1/, आपके पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 5 और इक्वल टू आपके पास 1/q। अब फ्रैक्शंस को सबको सॉल्व करो तो 10 जब मल्टीप्लाई होगा 60 से तो 600 आएगा, और ऊपर आपके पास 60 माइनस का 10 इक्वल्स टू 1/q। यहाँ पे आपके पास 200 आएगा, और 20 माइनस का 10 इक्वल्स टू 1/q। यहाँ पे आपके पास आएगा 50, और ऊपर आपके पास आएगा 5 माइनस का 10 इक्वल्स टू 1/q। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 50/600 इज इक्वल्स टू 1/q। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10/200 इज इक्वल्स टू 1/q, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि माइनस का 5 और अपॉन में 50 इज इक्वल्स टू 1/q। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव में था और ये जो था नेगेटिव के अंदर था। इसका मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ और 10 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो 5 का लॉस हुआ। या फिर जिस तरह से स्कूलों में सिखाया जाता है कि प्लस माइनस 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 होगा और साइन बड़ी वाली टर्म का लगेगा तो साइन बड़ी वाली टर्म का लगेगा। तो ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज हैं। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को पलट दो। ये क्या हो जाएगा 600/50, ये क्या हो जाएगा आपके पास q इज इक्वल्स टू 200/10, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 50/5। ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 1 5 और 60 कितने के ऊपर आता है 5 के टेबल के अंदर डिवाइड कर लो तो 60 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास 12 आएगा, यानी कि क्यू की जो वैल्यू आई है इसके अंदर वो 12 सेंटीमीटर आई है। इस वाले केस के अंदर जो वैल्यू आई है 0 से 0 कैंसिल तो 20 सेंटीमीटर आई है। ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर का था, और जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आया वो भी 20 सेंटीमीटर है। और ये वाला जो केस है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5 1 और 5 10, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे आपके पास आंसर हैं। और अगर आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक था या फिर वाली जो वीडियो थी वो अगर ली होगी तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि कॉनकेव मिरर से ये वाली जो हमारे पास इमेज बनी है ये वर्चुअल है, बेसिकली ये वाली रियल होगी। इसके अंदर जो इमेज बनी है ये हमारे पास रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके अंदर भी जो इमेज बनी है ये रियल है। इसके अंदर जो इमेज फॉर्म हुई है वो आपके पास वर्चुअल इमेज है। कैसे पता लगा? साइन से, कि जो क्यू आ रहा है आपके पास नेगेटिव के अंदर आ रहा है और ये वर्चुअल इमेज है। और जब हम लोगों ने केस पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन का तो उसके अंदर देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पी के दरमियान आ जाता है, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है किसी कॉनकेव मिरर के, तो क्या होता है कि उसकी इमेज हमारे पास वर्चुअल बनती है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने में बनती है। यानी कि ये अगर आपके पास कॉनकेव मिरर हो, इसको अगर मिटाएं, ये अगर आपके पास कॉनकेव मिरर हो और ये उसका फोकस हो और ये आपके पास पी हो, और इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसकी जो इमेज है वो आपके पास वर्चुअल बन जाती है, फिर वर्चुअल के अंदर चली जाती है। तो फोकल लेंथ कितनी होती है? फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है। तो फर्ज करो कि अगर ये 10 है पूरी की पूरी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना है 5 सेंटीमीटर। पी से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 5 है, यानी कि इसके दरमियान में कहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो एफ और पी के दरमियान था, तभी इसकी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। और क्या ये जो हमारे पास आपके पास केस है इसे आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि इसके अंदर जो हमारे पास इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन के ऊपर पड़ा होगा या फिर कौन सी जगह के ऊपर पड़ा होगा। अगर वाली वीडियो ली होगी तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा केस हमने सिर्फ एक देखा था कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। इस पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, उसी पोजीशन के ऊपर इमेज फॉर्म होती है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था। अगर इसको यहाँ से मिटाएं
तो वो केस किस तरह से था कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हो तो क्या होता है कि जो आपके पास रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन हो रही होती है वो कुछ इस तरह से हो रही होती है, और जो इमेज फॉर्म होती है वो इसी पॉइंट सी के ऊपर ही फॉर्म होती है। इसी पॉइंट सी के ऊपर ही जो आपके पास इमेज फॉर्म होती है, ये हमने उसके अंदर देखा था। तो आप जो है वो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते थे, अगर ये वाली वीडियो जो है वो आपने देखी होगी, कि अगर क्यू भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्यू है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसा केस आपके पास सिर्फ एक हमने जो वो वहाँ पे डिस्कस किया था, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हो। तो बस ये हमारे पास प्रॉब्लम्स थे इस चैप्टर के, जो कि 8 प्रॉब्लम थे। इसी के साथ साथ जो ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हुआ, जो कि चैप्टर नंबर 13 था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, और वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।